a bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए दूसरा टॉपिक मानव जनन का। मानव जनन में आपके लिए दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले आपको हमने जो भी टॉपिक कराया था वो था नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने आपको पिछले वीडियो में जो पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था आपको कि मानव जनन तंत्र या मानव जनन तंत्र में जो सिस्टम में जो भी अंग पाए जाते हैं या जिनका प्राथमिक और लैंगिक अंगों का किस प्रकार से उपयोग होता है या किस प्रकार से उसमें हार्मोन्स का स्रावन होता है, इस सभी के बारे में हमने उसमें पढ़ा दिया था। जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस पिछले वीडियो में जाए और वीडियो को देखे तो उसके बाद समझ में आ जाएगी और अच्छे से सीख जाएगा कि कौन कौन से मानव की जाति में मेल में कौन कौन से जनन अंग पाए जाते हैं और उनमें क्या क्या कार्य होते हैं, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस का क्या कार्य है, इस सब के बारे में बता दिया था। अब शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास जिसमें है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि मेल के बारे में जान चुके हैं तो फीमेल, क्योंकि दो ही जातियां होती हैं, एक फीमेल की और एक मेल की। एक फीमेल की होती है, दूसरी मेल की। तो मेल के बारे में हम सीख चुके हैं, तो अब हम सीखेंगे किसके बारे में, फीमेल के बारे में। कौन कौन से फीमेल में लैंगिक जनन अंग होते हैं, प्राथमिक कौन से होते हैं, द्वितीयक कौन से होते हैं, कौन से हार्मोन से किसका स्रावन होता है। तो ये बना हुआ है कि महिलाओं में या बोले स्त्रियों में, मादाओं में एक अलग से टिश्यू पाया जाता है जिसे हम कहते हैं टिश्यू प्लेसेंटा पाया जाता है, एक्स्ट्रा होता है। ये मेल में नहीं पाया जाता है, तो इसको हम गर्भाशय कहते हैं। और गर्भाशय के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे अंडाशय अलग होता है, फिम्बरी अलग होता है और अंडवाहिनियां अलग होती हैं, बीच का गर्भाशय अलग होता है, योनि द्वार होता है। ये होता है एक छिद्र जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स। ये एक सर्विक्स छिद्र होता है जिसके सहायता से जो सीमन पुरुष त्यागते हैं इस स्थान पर वो ऊपर की ओर चढ़ जाता है, जिनमें उपस्थित होते हैं स्पर्म यानी के नर गैमीट उपस्थित होते हैं, वो इस पर चढ़ते हैं। अब जाना इस ओर है या इस ओर है, तो पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि अंडाशय यानी कि मेन चीज है, अंडाशय से अंड किस प्रकार बनता है, उसके बाद में जाइगोट का कैसे निर्माण होता है। तो पहले जान लेते कौन कौन से अंग अंडाशय से अंड बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं और क्या होती है इनकी क्रियाविधि। तो यहाँ पर पहला पॉइंट होता है इसमें प्राथमिक लैंगिक जनन में एक जोड़ी अंडाशय, ओवरी होती है, एक जोड़ी अंडाशय को ओवरी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, एक जोड़ी अंडवाहिनियां, इन्हें एक नाम से और बुलाते हैं जिन्हें कहते हैं फैलोपियन नलिका। तीसरा पॉइंट होता है आपका गर्भाशय। ये तीसरा प्राथमिक लैंगिक अंग है। और उसके बाद में चौथा भग, पांचवा होता है योनि। पहले योनि को लिखते हैं, भग को बाद में बताते हैं, वजाइना बोलते हैं। उसके बाद में भग। फिर छठवां आपका आ जाता है सहायक ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां। ये होते हैं।
और इस सहायक जनन ग्रंथियों के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स में पाई जाती है। पहली एक होती है बर्थेलो, पहली होती है बर्थेलो, एक जोड़ी बर्थेलो ग्रंथि, एक जोड़ी बर्थेलो। बार्थोलिन ग्रंथि, बर्थेलो नहीं बोलेंगे, बार्थोलिन ग्रंथि बोलेंगे। नंबर बी, और एक जोड़ी होती हैं स्तन ग्रंथियां। ये होते हैं आपके प्राथमिक लैंगिक जनन अंग, उसमें सहायक ग्रंथियों का बाद में काम है। पहले आता है एक जोड़ी अंडाशय। एक जोड़ी अंडाशय का सबसे पहला काम है कि परिपक्व अवस्था में जब बालिका में रजोधर्म या कहते हैं मासिक धर्म या मेंसुरेशन साइकिल, इतने नामों से बुलाया जाता है, यानी कि जब उसमें एडुलेशन परिपक्वता आने लगती है और उसमें क्या बोलते हैं कि यौनाभरण प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रारंभ हो जाता है? यौनाभरण प्रारंभ हो जाता है। जब वो मेच्योर होने लगती है तो अंडाशय से अंड बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अंडाशय से अंड बनने की, ये आपके अंडाशय ओवरी हैं, इनसे अंड बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो अंड बनने की क्रिया प्रारंभ होती है, अंड बनते हैं ऊपरी स्तर से, यहां पर बनते हैं अंड, और ये अंड ध्रुवीय होते हैं। ये जो फिब्री दिखाई दे रही है आपको, ये एक पंजेनुमा संरचना, ये इसकी सतह से निकलकर इसमें चले जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब में ही बने रहते हैं। फैलोपियन ट्यूब में तब तक रहते हैं तब तक इसे निषेचित करने वाला कोई शुक्राणु न आ जाए। तो आपको बताते हैं कि अंड बनना किस प्रकार से प्रारंभ होता है। जब यौनाभरण प्रारंभ होता है उससे पहले भी अंड जन्म के बाद लगभग 2 लाख से 20 लाख के मध्य बन जाते हैं, लेकिन वो अंड बनने की क्रिया एक अपूर्ण होती है। लेकिन जैसे ही बालिका 12 वर्ष से 14 वर्ष की अवस्था में आती है तो उसमें यौनाभरण प्रारंभ हो जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंगों का विकास होने लगता है। प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं जैसे एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनियां, गर्भाशय, योनिभग और सहायक ग्रंथियों का विकास होने लगता है। द्वितीयक लैंगिक जनन अंग होते हैं जैसे कि उसके नितंब को बढ़ जाना, थोड़ा सा स्तन ग्रंथियां, यानी कि जिसे हम बोलते हैं अपनी देसी बात, जैसे एक नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं तो स्तन ग्रंथियों को और भी नाम से भी बुला सकते हैं, लेकिन जो हमारे मतलब है कि पुरुषों में एक बेस्ट ग्रंथियां होती हैं क्योंकि वो विकसित नहीं होती हैं, और महिलाओं में पूर्ण रूप से विकसित होती हैं क्योंकि आने वाली संतान को स्तनपान भी कराना है, स्तनपान कराना है, उनको दूध भी पिलाना है, तो स्तन ग्रंथियां उनकी काफ़ी विकसित होती हैं और स्तन ग्रंथियां द्वितीयक लैंगिक जनन अंग में आती हैं। और जैसे योनि होती है ये भी द्वितीयक लैंगिक जनन में आती है। तो अब होता है यहाँ पर अंड बनने की क्रिया प्रारंभ। अंड बनने की क्रिया प्रारंभ होने से पहले क्या होता है, अंडाशय में 3 स्तरीय कला पाई जाती है, 3 स्तरीय कला पाई जाती है। इसे हम प्राथमिक उपकला, द्वितीयक उपकला और तृतीयक उपकला कहते हैं। 3 स्तरीय जब कला पाई जाती है तो ऊपरी कला में, यानी कि ऊपर की जो बाहरी सबसे बाहरी उपकला होती है उसमें कुछ अचानक उभार उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उभार, कहीं कहीं पर उभार ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं। उभार उत्पन्न होते हैं तो ये बन जाते हैं फैलोपियन ग्राफियन पुटिकाएं। क्या बन जाती हैं? ग्राफियन पुटिकाएं बन जाती हैं, छोटी छोटी सी। और ग्राफियन पुटिकाओं की 2 अवस्था होती है। प्राथमिक अवस्था में ये ग्राफियन पुटिकाएं अल्प विकसित होती हैं, इनमें कुछ पीले रंग का एक तरल द्रव पाया जाता है इन ग्राफियन पुटिकाओं में। ये पहली प्रारंभिक ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं। इनमें जब थोड़ा सा विकास होता है तो समसूत्री विभाजन द्वारा ये कोशिकाएं कुछ बड़ी हो जाती हैं। द्वितीयक अवस्था जब आती है तो ये ग्राफियन पुटिकाएं परिपूर्ण हो जाती हैं,
पोषण और ब्लड की थोड़ी सी मात्रा इनमें अधिक मात्रा में आ जाती है तो ग्राफियन पुटिकाएं एक अंडाणु का निर्माण कर देती हैं। फिर धीरे धीरे ये क्रिया दोनों अंडाणु में संपन्न होती है, दोनों अंडाशय में ये क्रिया संपन्न होती है, लेकिन ये अल्टरनेट होती है। कैसी होती है? अल्टरनेट। एक माह में इससे अंड बनेगा तो अगले माह में इससे अंड का निर्माण होता है। एक अंडा जब भी बनेगा तो एक माह में इससे बनेगा और दूसरे माह में इस वाले अंडाशय से अंड बनने की क्रिया प्रारंभ होगी, लेकिन ये लगातार जारी रहती है। ये तब तक नहीं रुकती है तब तक मीनोफेज की अवस्था ना आ जाए। मीनोफेज की अवस्था एक ऐसा समय होता है जब महिलाओं में रजोधर्म समाप्त हो जाता है, रुक जाता है और वो संतान उत्पन्न करने के लायक नहीं रहती हैं, तो फिर उस समय इनका ये अंड बनने की क्रिया समाप्त हो जाती है। अंड का निर्माण होता है तो ग्राफियन पुटिकाएं क्या हो जाती हैं? परिपक्व हो जाती हैं और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, और ये पुटिकाएं अंड में बदल जाती हैं। और ग्राफियन पुटिकाओं से अंड पृथक हो जाता है किस विभाजन द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अब ये अंड, ये जो फिब्री एक फनल नुमा यानी के कीप नुमा संरचना होती है, इससे पृथक होकर इसमें आ जाता है, धीरे धीरे यहां पर आ जाता है, ये धीरे धीरे यहां आ जाता, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये अंड धीरे धीरे दोनों में, यहां से भी निकलेगा अंड तो इसमें फलन द्वारा इसमें आ जाएगा, फनल द्वारा इसमें आ जाएगा, तो यहां से आगे नहीं बढ़ सकता। ये अंड निकलते रहते हैं और वेट करते हैं कि कोई स्पर्म, यानी कि जब किसी बालिका की शादी नहीं होती है तो उसके साथ संभोग क्रिया भी संपन्न नहीं होती है, तो फिर स्पर्म नहीं आते हैं, तो कुछ समय के बाद यानी कि 14 दिन तक ये इन्हीं फैलोपियन ट्यूब में परिपक्व होते हैं और 14 दिन तक वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई स्पर्म आए और अंड को निषेचित कर दे, और जब अंड निषेचित हो जाता है जाइगोट में बदल जाता है। 2 से 3 दिन बाद ये लुढ़क कर कहाँ आ जाता है? बीच कैविटी में, जो कहलाता है गर्भाशय। लेकिन अंड बनने की क्रिया अभी जारी रहती है। अंड बनने के बाद जब ग्राफियन पुटिकाओं से ये अंड बाहर की ओर निकल जाता है तो यहाँ पर कुछ फटी हुई पुटिकाएं पाई जाती हैं। फटी हुई पुटिकाओं में एक तरल पीले द्रव का पदार्थ आ जाता है, और पीले द्रव का पदार्थ आ जाता है तो उस स्थान को क्या कर देता है? एक समतल बना देता है, क्योंकि यहाँ से जब भी निकलेगा तो पुटिकाओं से फटकर, ग्राफियन पुटिकाओं से फटकर ही अंड बाहर की ओर पहुंचा है, तो इसमें एक पीले तरल द्रव का पदार्थ आकर आ जाता है, और पदार्थ आने के बाद ये ग्राफियन पुटिकाएं धीरे धीरे पोषण और रक्त की उपस्थिति के कारण कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती हैं। यहाँ पर एक धब्बा ऐसा आ जाएगा, ये धब्बा आ गया, अगर यहाँ पर धब्बा बन गया तो ये कार्पस ल्यूटियम कहलाती हैं, कार्पस ल्यूटियम। ये होती है अंड बनने की क्रिया। अब आ जाते हैं, हमने बताया अंडाशय से अंड बनने की क्रिया कैसे होती है, अपने आप ही, यानी कि कौन सी अवस्था में? 12 से 14 वर्ष की आयु में जब अंड बनना प्रारंभ होता है तो रजोधर्म बालिकाओं में प्रारंभ हो जाता है। ये अंडाशय से बनने की जो प्रक्रिया होती है वो ग्राफियन पुटिकाओं से होती है, और प्रारंभिक ऊपर की सतह ही, एक बात और बता देते हैं, ये अंड इसके अंदर नहीं बनता है, अंड का निर्माण अंदर की ओर नहीं होता है, सतह के ऊपर होता है। सतह में कुछ उभार आ जाते हैं, धीरे धीरे पुटिकाएं बनती हैं जिन्हें हम ग्राफियन पुटिका कहते हैं। जैसे कहीं पर एक तुमड़ ऐसा बन जाना, एक गांठ जैसी बन जाना, ऐसे ही अंडाशय में गांठ बनती है। वो धीरे धीरे ग्राफियन पुटिकाएं दूसरी परिपक्व अवस्था में आती हैं और अंड में बदल जाती हैं। अंड ध्रुवीय होता है तो ये फनल अंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, अंड चला जाता है ग्राफियन फैलोपियन ट्यूब में, जिन्हें हम कहते हैं अंडवाहिनियां। अब अंडवाहिनियों का कार्य देखते हैं। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, अंडवाहिनियां एक जोड़ी होती हैं,
इतना हिस्सा और यहाँ से इतना हिस्सा गर्भाशय का जो होता है यूरेटर का, तो यूरेटर में जो इतना हिस्सा होता है वो दोनों तरफ का हिस्सा कहलाता है अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियां यानी कि फैलोपियन नलिकाएं या ट्यूब बोलेंगे। अंड अंडाशय से निकलकर किसमें पहुंचता है? अंडवाहिनियों में। और ये अल्टरनेट क्रिया होती है, एक माह में अगर इधर से उत्पन्न हुआ तो दूसरे माह में इधर से उत्पन्न होता है। और जब ये अंड बना था तो उसके लिए एक हार्मोन था जिसे हम कहते हैं गोडेनो गोडेनो गोडेनोट्रोपिन, क्योंकि अंड को परिपक्व करने में ये हार्मोन्स आपको आ गया मौके पे, तो यहाँ पर हम बताते हैं कि पीयूष ग्रंथि द्वारा एक गैडोनोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होता है और गैडोनोट्रोपिन हार्मोन इस अंड को परिपक्व कर देता है। तभी दूसरी अवस्था आती है ग्राफियन पुटिकाओं के परिपक्व होने के, तभी अंड इस अंडाशय से पृथक होकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। फैलोपियन ट्यूब का ये कार्य है कि जब तक यहाँ पर मतलब है ये योनि द्वार है और ये सर्विक्स है, योनि द्वार में यहीं पर संभोग क्रिया संपन्न होती है शिश्न के द्वारा। शिश्न द्वारा जब कोई पुरुष अपना सीमन त्याग देता है तो उसमें उपस्थित होते हैं स्पर्म। ये स्पर्म जब जाते हैं तो अपना समय होता है कि किस तरफ अंड का निर्माण हुआ, किस तरफ अंड का निर्माण हुआ, अंड किस पर जाता है, अंड का निर्माण हुआ उसी तरफ ये स्पर्म सभी जितने भी यहाँ पर त्यागे जाते हैं या छोड़े जाते हैं, तो यहाँ पर अंड से सर्विक्स के छिद्र से होते हुए कहाँ पहुंचते? गर्भाशय में। गर्भाशय से पहुंच जाते हैं बहुत ही स्पीड में, कहाँ पर? फैलोपियन नलिकाओं में। फैलोपियन नलिकाओं में पहले से ही अंड मौजूद होता है, उपस्थित होता है कि हमको कोई फर्टिलाइज करने वाला है, तो यानी कि निषेचित करने वाला। जब अंड से स्पर्म यानी कि ये स्पर्म जिसे हम बोलते हैं नर गैमीट, नर युग्मक जब इसको अंड को फर्टिलाइज कर देता है और अपनी पूंछ को वहीं त्याग देता है जो इसमें एक पुच्छ पाई जाती है, तो अब इसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट युग्म नज, ये जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट 1 से 2 दिन तक 3 दिन तक इन फैलोपियन नलिकाओं में रहता है। उसके बाद ये धीरे से उतर कर कहाँ आ जाता है? बीच कैविटी में, गर्भाशय की बीच कैविटी में। गर्भाशय की जब बीच कैविटी में आ जाता है तो फिर ये इसमें उपस्थित एक तरल द्रव से पोषण प्राप्त करता है। लेकिन उससे पहले एक घटना और इसमें संपन्न होती है कि जो जाइगोट होता है आकार में वृद्धि नहीं करता है। जाइगोट का आकार उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन इसमें समसूत्री विभाजन लगातार होता रहता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 कोशिकाएं जब किसी जाइगोट में बन जाती हैं, इस जाइगोट में जब 16 कोशिकाएं बन जाती हैं तो ये जाइगोट से अंड उतर कर यहाँ आ जाता है, ये आ गया यहाँ। और इसमें इतने से हिस्से में एक तरल द्रव होता है, इससे जाइगोट यानी कि जो अंड आया है निषेचित होकर फर्टिलाइज होकर, वो क्या करता है कि यहाँ पर उपस्थित तरल द्रव से पोषण प्राप्त करने लगता है। फिर इसमें अचानक कोशिकाओं में कुछ वृद्धि होती है और एक गड्ढे नुमा संरचना बन जाती है, जैसे एक कैविटी बीच में बन गई हो। उसे हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन यानी कि गैस्ट्रुला भवन। गैस्ट्रुलेशन हो जाता है, कुछ दिनों के बाद ब्लास्टुलेशन हो जाता है। अब अंड को यानी कि जो जाइगोट है अब वो भ्रूण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? भ्रूण में बदल जाता है। अब इसमें शुरू होता है ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन होने पर अंड में और कैविटी हो जाती है और एक अलग से प्लेसेंटा। ब्लास्टुलेशन होता है और किसी भी गर्भाशय के इतने से हिस्से में कहीं पर भी ये उसमें छिद्रित होकर जैसे एक चूसक बन जाता है, जैसे एक चूसक होता ना, उसमें ऐसी सी कैविटी बन जाती है अंड में। आपको हम बताते हैं कैसी कैविटी बन जाती है।
ये अंडाशय इस तरीके से हो जाता है जिसमें कोशिकाएं आसपास होती हैं। ये एक जो कैविटी नुमा यानी कि कुछ खांच नुमा संरचना बनती है, ये एक खांच नुमा संरचना बनती है, ये बनती है आपकी ब्लास्टुला भवन से। अब ये खांच नुमा संरचना इसी में धस जाती है साइड से, और धस जाती है तो उसके बाद अंडाणु जुड़ जाता है। यहाँ पर बताते हैं किस प्रकार से धस जाती है। अब ये कैविटी नुमा जो खांच वाली संरचना इस प्रकार से इसमें धस गई, अब हो जाती है रोपण की क्रिया प्रारंभ। अब ये अंड गर्भाशय से जुड़ जाता है। अगर कोई बाहरी प्रॉब्लम हो या कुछ खाना पीना अच्छा ना किया हो तो रोपण खत्म हो जाता है। ये अंड जब रोपित हो जाता है तो फिर ये इसका हम अब बोलते हैं ये भ्रूण में बदल गया। किस में बदल गया? भ्रूण में। रोपण होने के बाद अब ये अंड इसी गर्भाशय की दीवार से पोषण प्राप्त करने लगता है और निर्माण होता अपरा का। अपरा मतलब प्लेसेंटा का, जो नाड़ होती है तोंद की, उस अपरा का निर्माण होता है और धीरे धीरे ये नर्व काफी बड़ा हो जाता है और पहली ही तिमाही में बच्चे के सबसे पहले विकास होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, यानी कि माइंड का विकास होने के बाद में उसके साथ में उसके हार्ट का यानी कि जो हृदय होता है उसका विकास होता है और कई अंग बनने लगते हैं। पूरे शरीर का स्ट्रक्चर ढांचा तिमाही में बन जाता है, 3 माह के अंदर निर्मित हो जाता है, जब अंड फर्टिलाइज होकर यहाँ पर रोपित हो जाता है। अब अगले 3 महीने से 6 माह के बीच में किसी भी भ्रूण के अंदर हड्डियों का स्ट्रक्चर बनता है, हड्डियों का निर्माण होने लगता है। हड्डियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। हड्डियों का निर्माण होने के बाद में अब जो भी भ्रूण होता है, शिशु जो गर्भाशय में होता है, उसकी हम धड़कन भी सुन सकते हैं एंडोस्कोपी के माध्यम से। तो ये क्रिया विधि होती है फैलोपियन में। गर्भाशय का बीच का जो हिस्सा, गर्भाशय में जो बीच का हिस्सा जहां पर जाइगोट 2 से 3 दिन बाद उतर कर आता है, जिसमें जाइगोट में विदलन होने पर बहुत से ज्यादा विदलन क्रिया होती है। फिर ब्लास्टुला भवन होता है, ब्लास्टुला भवन होता है। ब्लास्टुला होने के बाद अंडाशय चिपक जाता है किससे? किसी भी मतलब गर्भाशय की बीच की दीवारों से किसी भी हिस्से से चिपक जाता है। चिपकने के बाद ये अपरा का निर्माण कर देता है। तो ये हो जाती है गर्भाशय की बात। अब आ जाती है योनि। ये एक ऐसा बाहरी लैंगिक जनन अंग है जो सिर्फ जनन क्रिया को उत्तेजित करने में सहायक होता है। योनि एक बाहरी लैंगिक जनन अंग है जो महिलाओं में मूत्र मार्ग के पास उपस्थित होती है, जहां पर संभोग क्रिया संपन्न होती है। ये योनि द्वार कहलाता है। उसके बाद में भग को हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पार्ट है जिसके माध्यम से जो मेल और पुरुष में दोनों में उपस्थित होता है, जिसके माध्यम से हम खाए हुए जो हमने डाइजेस्ट फूड लिए हैं, जो भी हमने खाया पिया है दिन भर का, उसको मल मूत्र में त्यागने के लिए, मतलब है मल के रूप में त्यागने के लिए जो अंग विशेष होता है उसे हम भग कहते हैं। अब आ जाती हैं अगले पॉइंट, सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियों में पहली होती है, पहली जोड़ी है बर्थेलोलिन होती है, बर्थेलोलिन ग्रंथि होती है। उसके बाद में होती है एक दूसरी स्तन ग्रंथि। ये ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो योनि द्वार के ठीक ऊपर की ओर एक बादाम की नुमा संरचना होती है। योनि द्वार जहां पर मतलब महिलाओं की योनि होती है, उसके थोड़े से मूत्र मार्ग से और योनि द्वार के मध्य में उपस्थित होती है, जिससे कुछ तरल द्रव उपस्थित होता है, निकलता रहता है, स्रावित होता रहता है, जो योनि पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और उसमें योनि को उस समय लसलसा और चिकना बनाए रखता है। तो एक ये होती है पहली ग्रंथि जिसे हम कहते हैं बर्थेलोलिन ग्रंथि। दूसरी आ जाती है स्तन ग्रंथि। ये एक ऐसी ग्रंथि है जिसका डायरेक्ट मतलब है कहते सीधा कनेक्शन आने वाले संतान से ही होता है। स्तन ग्रंथियों में
20 से 25 ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये पुरुषों में तो अविकसित होती हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, लेकिन महिलाओं में पूर्ण विकसित होती हैं। स्तन ग्रंथियों में वसा कोशिकाओं का भंडार होता है, वसा कोशिकाओं का भंडार होता है। और वसा कोशिकाओं में क्या होता है, पूरे शरीर के विशेष पोषक तत्व आकर दुग्ध का निर्माण करते हैं, जिसको उत्तेजित करने के लिए सबसे पहला होता है महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और दूसरा हार्मोन होता है वो तो इसकी पूरी क्रियाविधि को क्या करता है, जनन चक्र को संतुलित करता है। लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन इन सभी अंगों के विकास के लिए सहायक होता है। और इसी के साथ में एक हार्मोन स्रावित होता ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन। ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही दुग्ध स्रावन होता है और जो बच्च पर पाए जाने वाली 2 स्तन ग्रंथियां होती हैं उनका विकास हो जाता है। बच्चे को या किसी शिशु को स्तनपान कराने के लिए हर एक स्तन पर 2 चूचक पाए जाते हैं, जिनसे वो दुग्ध को अपनी ओर खींचता है। तो वसा ऊतक की बहुत सी ग्रंथियां होती हैं, जिनमें हर एक ग्रंथि में धीरे धीरे से क्या आते रहते हैं कि दूध के पार्टिकल्स यानी कि बहुत से बॉडी से निकल कर तत्व आकर और दुग्ध का निर्माण करते हैं। जो भी पोषक तत्व होते हैं वो दुग्ध का निर्माण करते हैं, जो जन्म के बाद शिशु के पालन पोषण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसमें हम बताते हैं आपको कि ये स्तन ग्रंथियां हो गई। लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन बालिकाओं में यौनावरण को प्रारंभ करता है, यौनावरण को प्रारंभ करता है। और जो एक इसमें पाया जाता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, स्टेरोन हार्मोन, यह गर्भाशय में होने वाली जनन क्रियाओं को संतुलित रखता है या इन पर नियंत्रण रखता है। कब किससे अंड बनना है, किस अंडाशय से उत्तेजित होना है, कब किस हार्मोन्स को निकलकर कौन सी क्रियाविधि संपन्न करनी है, एस्ट्रोजन हार्मोन का होता है। अब प्रोस्ट्रोजन हार्मोन का होता है। अगर ये हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा महिलाएं ले लेती हैं तो गर्भपात भी हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां जैसे गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं जो अब महिलाएं लेती रहती हैं, जिनसे उनके गर्भ धारण की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो अंड के ऊपर एक आवरण बना देती हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अंड के ऊपर एक आवरण बना देती हैं। यदि संभोग क्रिया के बाद स्पर्म यहाँ आता है तो इस आवरण को हटा नहीं पाता है, इस आवरण का हटा नहीं पाता है तो अंड को फर्टिलाइज होने से रोक देता है। तो इसे हम कहते हैं कि गर्भ धारण नहीं हो सकता है या गर्भ निरोध हो जाता है। अब कितने भी स्पर्म अंड के पास क्यों ना पहुंचे, चाहे इस तरफ निकला हो चाहे इस तरफ, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, वो किसकी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और पीयूष ग्रंथि द्वारा 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, दूसरा होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन निषेचन क्रिया के समय उत्पन्न होते हैं और इनके द्वारा अंड निषेचित होता है। और अंड निषेचित होने के लिए हार्मोन्स क्या होते हैं, अंड को सहायता प्रदान करते हैं। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, इसमें वृद्धि कर देता है और कोशिकाओं का विकास होता रहता है। जब पीयूष ग्रंथि द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन दोनों हार्मोन का स्रावन कम कर देता है तो गर्भ धारण की क्रिया कम हो जाती है, क्योंकि इन दोनों हार्मोन्स के कारण ही अंड का फर्टिलाइजेशन होना है। और ये दोनों निकलना कौन बंद कर देता है, प्रोजेस्टेरोन, इसके स्रावन को पीयूष ग्रंथि द्वारा कम कर देता है। अगर अंड बन भी जाता है तो बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें प्रोजेस्टेरोन अंड पर एक ऐसा आवरण बना देता है जिसमें जो आने वाला स्पर्म है वो उससे फर्टिलाइज नहीं करता अंड को, और अंड से जाइगोट बनने की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो ये होता है मादा रिप्रोडक्टिव तंत्र।
अगले वीडियो में हम बताएंगे रजोधर्म मेंसुरेशन साइकिल के बारे में। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।